मैं विनोद कोठारी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। CE 310 अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स, यूनिट 2 स्ट्रक्चरल डायनामिक्स। यह जो सब्जेक्ट है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, चूंकि हम ये जानते हैं कि भारत का अधिकतर भाग अर्थक्वेक प्रोन जोन में आता है, जहां पर कि भूकंप अधिक तीव्रता से लेकर कम तीव्रता वाले आते हैं। जोन अलग अलग इसमें डिवाइड किया हुआ है भारत के पूरे क्षेत्र को, लेकिन उसमें जो भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन स्ट्रक्चर्स को हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना होता है। और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने के लिए, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर की जब हम डिजाइन करते हैं तो सबसे जो उसमें जरूरी होता है उसमें लोड्स कंसिडरेशन। लोड्स के आधार पर उसमें हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हम डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लोड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो लोड्स संरचनाओं पर आने वाले भार मूलतः दो प्रकार के होते हैं, स्थैतिक भार और गतिशील भार। स्थैतिक भार वे भार होते हैं जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। उदाहरणार्थ फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, अन्य सामान का भार आदि डेड लोड्स स्थैतिक भार है। लोगों का भार भी स्थैतिक भार ही माना जाता है। कि जब हम कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो उसमें हम जनरली स्टैटिक लोड हम कंसिडर करते हैं। स्टैटिक लोड में जैसे सपोज मान लो हमको एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग डिजाइन करनी है, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो हमको उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन जो करनी है उसमें डेड लोड लेंगे। तो डेड लोड जो भी हमारे घर में सामान होता है उन सामानों का हम कंसिडर करते हैं, लेकिन उसमें हमको ये सब अलग अलग ही कंसिडर करते हैं जरूरत नहीं है। इसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड ने एक टेबल दी हुई है, उसके अनुसार हम डेड लोड कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कंसेप्चुअल है कि डेड लोड का मीनिंग क्या होता है, और इसमें जो कि लोगों का भार लाइव लोड अलग होता है उसका, लेकिन उसको भी हम स्थैतिक भार ही मानते हैं। अब सेकंड होता है गतिशील भार। गतिशील भार जिसको डायनामिक लोड कहते हैं, वे भार जो समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं। कि डायनामिक लोड जो होते हैं वो कंटिन्यूस समय के मतलब समय जो होता है वो उसमें हो सकता है कि वो चेंज होते जाए, कम हो जाए, फिर अधिक हो जाए, इस तरह का। जैसे उदाहरण विंड लोड, मूविंग लोड्स, मशीन वाइब्रेशंस, इम्पैक्ट लोड्स। अब जैसे हवा बराबर कंटिन्यूस नहीं चलती है, कभी बहुत तेज हवा जब चलती है तब उसका विंड लोड अलग होता है, और जब हवा बहुत ही नॉर्मल चलती है तो उस समय उसका लोड कंसिडरेशन अलग होता है। इसी तरीके से मूविंग लोड, कि यदि मान लो सपोज हमको एक ब्रिज डिजाइन करना है तो ब्रिज में मूविंग लोड हमको उसमें जो रहेगा उसमें व्हीकल्स का मूवमेंट रहेगा, उन व्हीकल्स के मूवमेंट के आधार पर हमको मूविंग लोड हम कंसिडर करते हैं। मशीन वाइब्रेशंस, अगर हमको फाउंडेशंस डिजाइन करनी है किसी इंडस्ट्रियल उसकी स्ट्रक्चर की, तो उस केस में हमको, क्योंकि वहां मशीन जब ऑपरेट करती है तो उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, तो उनमें वाइब्रेशंस के भी हमको वो कंसिडर करना पड़ता है। तो और इम्पैक्ट लोड भी कहीं पर इस तरह का होता है कि डायरेक्ट हमारा इम्पैक्ट लोड भी आता है। तो ये सब जो भी लोड्स हैं वो सब गतिशील भार के अंतर्गत हम लेते हैं। अब गतिशील भार भी दो प्रकार के होते हैं, एक नियतकालिक और अनियतकालिक, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। नियतकालिक गतिशील भार वे गतिशील भार जो कि निश्चित अंतराल पर पुनः रिपीट होते हैं, जैसे मशीन में कंपन, घूर्णित मशीनी पार्ट्स, द्रव के प्रवाह से पाइपलाइन में कंपन आदि। तो मिस नियतकालिक में कि एक निश्चित समय के बाद पुनः रिपीट हो जाते हैं। अब जैसे कोई मशीन चल रही है तो हो सकता है कि मशीन में एक बार कुछ स्टार्ट होने के बाद फिर वो आइडल हो जाए, फिर उसके बाद वापस पुनः स्टार्ट हो, तो उस केस में कंपन वो निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होते हैं। इसी तरीके से गुणित मशीनी पार्ट्स और पाइपलाइन में कंपन आदि। और अनियतकालिक गतिशील भार वे गतिशील भार जो किसी भी समयांतराल पर निश्चित पुनः रिपीट नहीं होते हैं, जैसे भूकंपीय भार, जलीय लहर भार आदि। वापस पुनः एक बार आ गए, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं, मीन्स खत्म हो जाते हैं, वो रिपीट नहीं होते हैं। तो जैसे भूकंप आता है, कुछ क्षणों के लिए आता है, कुछ सेकंड्स के लिए आता है, फिर खत्म हो जाता है। इसी तरीके से समुद्र में जो लहरें उठती हैं, उन लहरों का भी वही होता है कि जो तटों पर
इम्पैक्ट आता है, लेकिन फिर वो लहर वापस शांत हो जाती है। तो इस तरह के लोड अनियतकालिक गतिशील भार होते हैं। अब साधारणतया अधिकतर इंजीनियरिंग संरचनाएं स्थैतिक भार को मानकर ही विश्लेषण किया जाता है कि इन नॉर्मली कि जो भी संरचनाएं होती है वो हम स्टैटिक लोड को कंसिडर करते हुए हम उसमें उसके डिजाइन करते हैं। अब संरचनाओं पर भूकंपीय स्पंदन का प्रभाव, कि जब भूकंप आता है तो उस पर संरचनाओं पर क्या प्रभाव होता है। तो इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक मोशन ऑन स्ट्रक्चर, भूमि पर कंपन का कारण भूकंप होता है। जब भूमि में कंपन आएगा वो उसका कारण होता है भूकंप। भूमि पर स्थित कोई भी संरचना का आधार में भी भूमि के कंपन के साथ साथ स्पंदन होता है। अतः संरचना का आधार खिसकता है, परंतु जड़त्व के कारण ऊपरी भाग अपनी स्थिति में ही रहता है। अब एक्चुअली क्या होता है कि जब भूकंप आता है तो जमीन में कंपन आते हैं। कंपन आते हैं तो चूंकि जो नींव है, बेस है किसी भी स्ट्रक्चर का, वह बेस भी जमीन से जुड़ा हुआ है या जमीन के अंदर है, तो उसमें भी चूंकि जमीन कंपन करेगी तो वो भी कंपन करेगा। लेकिन चूंकि जो ऊपर वाला पार्ट है वो जमीन के कांटेक्ट में नहीं है, तो वह उसमें किसी तरह का कंपन या स्पंदन नहीं होता है। तो अब कंपन या स्पंदन होता है तब वो जमीन भी हमको खिसकती हुई नजर आती है, और खिसकती हुई नजर आती है, तो लेकिन ऊपर का जो पार्ट होता है, सुपर स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, वो इनर्शिया के कारण अपनी स्थिति में ही रहता है। तो चित्रानुसार किसी भवन की छत स्तंभों पर टिकी हुई है एवं स्तंभ नींव के साथ फिक्स हैं। ये इसमें चित्र में दे रखा है कि ये कॉलम्स हैं, इसके ऊपर रूफ है, और ये फाउंडेशन है, और ये ग्राउंड लेवल है। अब इसमें यह है कि भूकंप आया, ये ग्राउंड मोशन बताया हुआ है कि इस डायरेक्शन में ग्राउंड मोशन हो रहा है, तो ये फाउंडेशन भी इधर से यहां तक खिसकेगी। अब चूंकि यह जो पार्ट है, यह पार्ट हमारा स्थिर रहेगा, लेकिन यह स्थिर कब रहेगा? बिकॉज ऑफ इनर्शिया फोर्स, जो कि इसके इस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहां पर इसका फाउंडेशन का डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो कंसेप्ट है ये इनर्शिया फोर्स को डिफाइन करने के लिए समझाया गया है। अब जब भूकंप के कारण भूमि खिसकती है तो नींव स्तंभों के साथ छत को खिसकाने की कोशिश करती है, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर इंटैक्ट होता है। तो ये भूमि फाउंडेशन खिसकती है तो ये इसको पूरा स्ट्रक्चर को खिसकाने की टेंडेंसी होती है, लेकिन परंतु छत की अपनी स्थिति में ही रहने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि हमें जानते हैं जब कोई बल नहीं लग रहा है तो उस पर किसी भी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। अतः ग्राउंड मोशन के विपरीत दिशा में स्पंदन बल इनर्शिया फोर्स, जो कि छत के द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन इज अ फोर्स, हम जनरल वे में हम जो कहते हैं, छत पर कार्य करता है। भूकंप के दौरान भवन के स्तंभों के खिसकने एवं पुनः अपनी स्थिति में लौटने की प्रवृत्ति के दौरान रेस्टोरिंग फोर्सेस कार्य करते हैं। रेस्टोरिंग फोर्स स्तंभ के कड़ेपन पर एवं स्तंभ के विस्थापन पर निर्भर करता है। अब जब हमारे भूकंप आता है तो भूकंप के कारण से स्तंभ भी इस तरीके से हिलते नजर आते हैं हमको, तो हिलते हुए नजर आते हैं। और जब भूकंप खत्म हो गया तो वो हिलना बंद हो जाता है। तो वो हिलना बंद इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें रेस्टोरिंग फोर्स काम करता है, और रेस्टोरिंग फोर्स उसको स्तंभ के किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक तो उसके स्टिफनेस के ऊपर कि कितना स्टिफ है स्तंभ, और दूसरा है स्तंभ के डिस्प्लेसमेंट पर कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इन दोनों के ऊपर ये रेस्टोरिंग फोर्स, जितना अधिक डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही रेस्टोरिंग फोर्स भी अधिक होगा। अब मूलभूत स्वाभाविक काल, फंडामेंटल नेचुरल पीरियड। भूकंपीय कंपन के दौरान भूमि के खिसकने के साथ भवन संरचना का आधार खिसकता है एवं ऊपरी संरचना में आगे व पीछे कंपन उत्पन्न होता है, जिसे दोलन कहते हैं। नम्नशील भवन, फ्लेक्सिबल बिल्डिंग में दृढ़ भवन की अपेक्षा कंपन अधिक होता है। अब यहाँ पर ये फंडामेंटल नेचुरल पीरियड बताया हुआ है। फंडामेंटल नेचुरल पीरियड होता है कि एक तरह से जो दोलन अगर मान लो हम कंसिडर करें, दोलन एक बार हम उसको जरा सा हिला देते हैं तो वो ऊपर नीचे इस तरीके से ये वह
मूव करता है। तो जब भूकंप आता है तो जो कॉलम और इनका भी जो होता है वो दोलन ही एक तरीके से होता है। तो भवन संरचना आधार खिसकता है, ऊपरी संरचना में आगे और पीछे कंपन उत्पन्न होता है, जिसे दोलन कहते हैं, ऑस्किलेशन कहते हैं। अब भवन भी दो प्रकार के होते हैं, एक फ्लेक्सिबल बिल्डिंग और दूसरा होता है स्टिफ बिल्डिंग। तो फ्लेक्सिबल बिल्डिंग में वाइब्रेशंस अधिक होते हैं, स्टिफ बिल्डिंग में वाइब्रेशंस कम होते हैं, क्योंकि जॉइंट्स उनके बहुत ही रिजिड होते हैं। अब प्रत्येक संरचना में अवमंदन होता है। अवमंदन होता है कि क्योंकि क्या होता है कि जब भूकंप आता है तब उसमें दोलन होता है, उसमें उसका मूलभूत स्वाभाविक काल के बाद फिर उसमें धीरे धीरे वह अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाता है। तो जो ओरिजिनल स्थिति में आता है तो उसको हम डैम्पिंग कहते हैं, जो संरचना के घटक, सामग्री तथा जोड़ पर निर्भर करता है। यह अवमंदन कंपन का प्रतिरोध करता है, अतः कुछ समय पश्चात भवन संरचना अपनी पुरानी स्थिति में लौट आती है, अर्थात दोलन समाप्त हो जाता है। यह दोलन नियतकालिक होता है। कि अवमंदन क्या होता है कि अवमंदन उस दोलन को कम करता है, क्योंकि वह उस प्रतिरोध करता है उस कंपन को, और प्रतिरोध जब करता है तो धीरे धीरे वह कंपन धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और फिर उसके बाद वो अपनी भवन जो है, इस कॉलम्स जो हैं वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। तो इसमें जो अब हुआ है, जो वाइब्रेशंस हुए हैं, जो मूवमेंट हुआ है, ऑस्किलेशन हुआ है, उसको इस फिगर से समझाया हुआ है कि एक तरह से ये आप ये देखिए कि दोलन है, जब यहां से लेकर यहां तक ये उसकी स्टैटिक पोजीशन है। स्टैटिक पोजीशन है कि जब वो रेस्ट में है तो ये इस पोजीशन में रहेगा, और जब इसको अगर हम हिला देंगे तो मूवमेंट, थोड़ा सा बल लगा दिया इसके ऊपर, तो ये दोलन ये इस तरीके से मूव करता है। तो एक बार यहां से इस स्थिति में आने का, इसको हम एक साइकिल कहते हैं। तो यदि हम इसका इसका प्लॉट करें, हम इसका वाइब्रेशंस का ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट हम वाई एक्सिस पर लेते हैं, और इधर हम इसका टी लेते हैं, टाइम, फंडामेंटल नेचुरल पीरियड लेते हैं, टाइम लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि डिस्प्लेसमेंट बहुत अधिक होता है, फिर धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट कम होता चला जाता है। तो एक जो दोलन का जो फंडामेंटल नेचुरल पीरियड है, वो यहां से जैसे पीक से ये नीचे जाएगा, नीचे जाके वापस ये ऊपर आएगा, तब तक का एक यह फंडामेंटल नेचुरल पीरियड कहलाता है। और लेकिन ये अब आप ये देखिए कि इसमें डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और यहां तक आते आते इस डैम्पिंग के कारण से ये समाप्त हो जाता है। तो दोलन के एक चक्र, वन साइकिल ऑफ ऑस्किलेशन को पूरा करने में लगने वाला समय मूलभूत स्वाभाविक काल, फंडामेंटल नेचुरल पीरियड कहलाता है। ये जैसे कि ये एक साइकिल पूरा किया, यानी यहां से ये वापस अपनी पोजीशन पे आया, तो यह एक साइकिल पूरा हुआ, एक साइकिल, और ये सेकंड्स में होता है, क्योंकि भूकंप हम देखते हैं कि कुछ सेकंड्स के लिए भूकंप आता है, तो उसमें ये उस सेकंड्स में भी कुछ भूकंप आता है, तो वो उसका ये पूरा ये ग्राफ है, जितना भूकंप में उसने वाइब्रेट किया इस कॉलम्स ने, स्ट्रक्चर ने, तो ये उसका पूरा ग्राफ है। लेकिन अगर मान लो हम एक साइकिल कंसिडर करें तो ऐसे नंबर ऑफ साइकिल्स रिपीट होते हैं, लेकिन एक साइकिल को हम उसमें फंडामेंटल नेचुरल पीरियड कहलाते हैं। अब टी का मान निम्न पर निर्भर करता है। अब ये टी जो है वो किस पर डिपेंड करता है? वह टी हम भवन की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर और द्रव्यमान पर, कि भवन जितना अधिक फ्लेक्सिबल होगा, जैसे हमने भी पहले कहा, जितनी भवन फ्लेक्सिबल होगा उतना ही दोलन अधिक होता है, उसमें वाइब्रेशंस अधिक होते हैं। तो दोलन और वाइब्रेशंस अधिक होंगे तो वह भवन की नम्यता पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान। अब यहाँ पर इसको हम और इसको क्लियर कर लेते हैं कंसेप्ट को, कि यदि संरचना नम्य है तो दोलन के एक चक्र को पूर्ण करने में लगने वाला समय अधिक होगा, अतः टी का मान अधिक होगा। और मास, द्रव्यमान, साधारणतया ऊंची संरचना अधिक नम्य होती है एवं उनका द्रव्यमान भी अधिक होता है, अतः टी का मान भी अधिक होता है। कम व मध्यम ऊंचाई की इमारतों का टी का मान अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि जितनी हाई राइज बिल्डिंग होगी उतना ही उसका द्रव्यमान अधिक होगा। नेचुरली उसका डेड लोड और लाइव लोड, डेड लोड बहुत अधिक होगा, कॉलम का भार, बीम का भार, छत का भार सब, और नंबर ऑफ स्टोरीज ज्यादा होंगी, तो उस केस में उसका मास अधिक होगा। मास अधिक होगा तो
वह उतनी ही नम्बी होती है, नम्बी भी बनाई जाती है, फ्लेक्सिबल बिल्डिंग बनाई जाती है, हाई रेज बिल्डिंग्स। तो उस डेफिनेटली ये कि जब फ्लेक्सिबल बिल्डिंग का टी का मान अधिक होता है तो यहाँ पर ये इस मास के कारण से भी उसका टी का मान अधिक होता है। अब टी के आधार पर भवनों का वर्गीकरण। दृढ़ भवन को हम यह संरचना कहते हैं या इमारत कहते हैं, तो जिसमें लेस देन 0.3 सेकंड होता है, टी का मान 3.3 सेकंड से कम हो तो उसको हम दृढ़ भवन कहेंगे। अर्ध दृढ़ भवन कहेंगे जिसमें टी का मान हमारा 0.3 सेकंड से लेकर 1 सेकंड तक हो तो उसको हम अर्ध दृढ़ सेमी रिजिड भवन कहेंगे, सेमी रिजिड बिल्डिंग कहेंगे। और फ्लेक्सिबल बिल्डिंग के लिए 1 सेकंड से अधिक का समय होता है तो उसको हम फ्लेक्सिबल बिल्डिंग की कैटेगरी में हम रखते हैं। अब ये यहाँ पर इसमें कुछ और इसको टेबल के फॉर्म में लिया हुआ है कि टाइप ऑफ बिल्डिंग ऑब्लिक स्ट्रक्चर के फंडामेंटल नेचुरल पीरियड कितना होता है। अगर 1 से 2 मंजिल की अगर हमारा भवन है तो समय 0.05 सेकंड उसका टी का वैल्यू होता है, फंडामेंटल नेचुरल पीरियड सेकंड्स में। और 2 से 6 स्टोरेड बिल्डिंग होती है, 2 से 6 मंजिल होता है तो 0.5 सेकंड। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग 15 मंजिलों से अधिक का है, उसका 1 सेकंड होता है। ग्रेविटी डैम का 0.8 सेकंड, सस्पेंशन ब्रिज का 6 सेकंड्स, आरसीसी चिमनी का 2 सेकंड्स, ओवरहेड वाटर टैंक्स का 4 सेकंड। तो ये अलग अलग एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर ये इन्होंने सब ये कैलकुलेट करके निकाले गए हैं ये टेबल। तो अब ये जो लोड्स का जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स में जो लोड्स का चैप्टर है उसमें कुछ डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। अवमंदन किसको कहते हैं, नेचुरल फंडामेंटल नेचुरल पीरियड को आप समझाइए। और ये आपने जो वाइब्रेशंस का आपने देखा है फंडामेंटल नेचुरल पीरियड को, वो उसको आपको अगर ये आ जाता है कि फंडामेंटल नेचुरल पीरियड समझाइए तो उसमें आपको इस फिगर को भी अगर आप एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। यदि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें तो जस्ट आप एक डेफिनेशन देके थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, 3-4 नंबर का है, तो निश्चित तौर पर आपको फिर ये इसका ग्राफ, इसका जो कर्व है इस तरह का, उसका ग्राफ भी प्लॉट करके आपको ये बताना होगा। तो ये उसमें थोड़ी सी संभावना बढ़ जाती है कि आपको नॉलेज है। तो और इसी तरीके से ये इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक कमोशन ऑन स्ट्रक्चर्स समझाइए, संरचनाओं पर भूकंपीय स्पंदन का क्या प्रभाव होता है। तो आप यहाँ पर ये इसको एक स्केच बनाकर आप इसको समझा सकते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस भी इसमें बन सकते हैं। और इसलिए यह चैप्टर थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। थैंक यू।